हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र विषय भाग 2 के अध्याय 1 संरचनात्मक परिवर्तन के एक विषय कलकत्ता के ऊपर। जॉब चॉर्नोक नामक एक अंग्रेज व्यापारी पश्चिम बंगाल आया तथा उसने हुगली नदी से लगे 3 गाँव कोलिकाता, गोविंदपुर तथा सुतानुती को पट्टे पर लिया और उसका उद्देश्य इन तीनों गाँवों में व्यापारिक के अड्डे बनाना था। यानी कि हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का जो उपनिवेशवाद है और जो अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर कब्जा है किस तरह से शुरू हुआ और कलकत्ता में उनका जो प्रभुत्व है और उनका एक किला जैसे कहते हैं स्थापित हो सका। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि जब चारनॉक एक अंग्रेज व्यापारी था, उसने 3 गाँवों को पट्टे पर लिया और वहाँ अपने अड्डे बसाना शुरू कर दिया। इन तीनों गांव के जो मिलाकर एक व्यापारिक केंद्र बनाने के बाद हुगली नदी के किनारे ही इसने सन 1998 को में फोर्ट विलियम की स्थापना था एवं सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से हुई थी। अब जो यह तीनों गांवों को मिला दिया गया और एक व्यापारिक केंद्र बन गया, यह जो अंग्रेज़ों के लिए एक व्यापार स्थल बन गया और यहाँ पर 1698 में एक किले का निर्माण करा दिया गया और इस किले का निर्माण का जो उद्देश्य था कि अपने जो सैन्य बल है और सैन्य शक्ति है उसको गठित और उसको बढ़ाया जा सके। इसमें मध्य में जो कार्मिकों के लिए एक मैदान था। कार्मिकों के लिए एक मैदान मतलब कि जो किला है उसके और जो किले के आसपास स्थित गांव हैं या बस्तियां हैं, शहर कस्बे हैं, उसके बीच में एक खाली जगह या खाली ज़मीन हुआ करती थी जिसका उपयोग जब अगर किले पर हमला हो या किले पर कब्जे की कोशिश हो तो किले से उस खाली ज़मीन में जो कब्जे के लिए उद्देश्य से आ रहे लोग हैं या आ रहे सैनिक हैं उन पर गोलीबारी और गोला बारूद दागे जा सकें, जिससे कि परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी भी तरह की झुग्गी बस्तियों से। इस प्रकार से जो कलकत्ता शहर का जो विकास हुआ और जिसमें फोर्ट विलियम तथा अन्य गांव भी शामिल थे। अब कलकत्ता में किस तरह से चाय के बागान या जो अंग्रेज़ों के औपनिवेशिक काल में चाय के बागानों का जो विकास किस तरह से हुआ असम और उसके क्षेत्रों में, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चाय की पैदावार पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अंततः इसके लिए असम एक आदर्श चाय बागान का केंद्र था। जो चाय के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, मौसम होता है जिस तरह की स्थलाकृति की आवश्यकता होती है, उस तरह का जो मौसम है वो असम में हमें मिल जाता है। तो असम की जो प्रतिकूलताएँ, जनसंख्या की कमी और एवं यहाँ बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से लोगों को लाना पड़ा था। अब जो असम है वहाँ पर मौसम तो चाय के उगाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन वहाँ पर जो काम करेंगे इस बागानों में उन लोगों की कमी है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कम लोग, जनसंख्या कम है, जो घनत्व जनसंख्या का है वो बहुत कम है। तो उसके लिए वहाँ पर जो श्रम शक्ति है उसको उपयुक्त कराने के लिए, उसको पूरा करने के लिए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोगों को वहाँ पर भेजा गया या ले जाया गया। श्रमिकों का जीवन, अब जो श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं, आसाम के बागानों में काम करने के लिए गए, तो उनके भी जीवन में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और उनका पूरा जीवन बदल गया और किस किस तरह के बदलाव हुए और किस तरह से मजदूर प्रभावित हुए उसको हम पढ़ेंगे। जो प्रतिकूल मौसम के कारण बीमारियों का उद्भव हुआ। अब जो मैदानी क्षेत्रों के मजदूर थे वह पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम के हिसाब से उनका जो शरीर है या उनका जो रहन सहन है वह नहीं था, तो एक विपरीत जो रहन सहन और विपरीत मौसम का अनुभव उनको नहीं था, तो उस चीज़ में वह रहने के लिए मजबूर हुए। तो उनको बहुत सी बीमारियाँ जो थी, मौसमी बीमारियाँ और अन्य बीमारियाँ उनको घेर ली, उनको होने लगी और अपनी सांस्कृतिक पहचान से कटने का दुख श्रमिकों को रहता था। अब जो श्रमिक हैं वह अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पर इकट्ठे जाके रहते थे और तो सबकी अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज थे, तो सबको अपनी संस्कृति से जो अपने समुदाय से, अपने क्षेत्र से जुदा होने का, जो अलग होने का दुख है वह बना रहता था। रहन सहन तथा कार्य की अवस्था बहुत ही निम्न थी। अब जो श्रमिक रहते थे उन चाय बागानों में काम करने वाले, कहीं वहाँ जो रिहायशी इलाके थे वहाँ आसपास, वहाँ पर जो इनके रहने का स्थान है बहुत ही छोटा हुआ करता था और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग और गंदी बस्तियाँ और नालों की निकासी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो इनको बीमारियाँ होती थीं और बहुत ही निम्न स्थिति में इनको रहना पड़ता था। दुर्गम इलाके थे, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं और इनसे काम भी बहुत अधिक करवाए जाते थे घंटे और मजदूरी भी कम दी जाती थी। तो कुछ इस तरह का इनका जीवन था। अब कम मजदूरी हम पढ़ेंगे। इनको जो श्रमिक थे कार्य लगे इन बागानों में, उनको कम मजदूरी दी जाती थी। ब्रिटिशों के द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं करने वाले मजदूरों को दंडित करने के लिए बनाए गए कानूनों ने श्रमिकों को ब्रिटिशों के खिलाफ कर दिया। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत से कानून बना रखे थे, ऊट पटांग कानून, हर बात पर कानून। तो अगर कोई लेट भी हो जाए, जरा सा उसको देरी हो जाए वह अपने काम पर पहुँचने में, तो उसको भी अलग अलग तरह के दंड दिए जाते थे और ब्रिटिशों के बनाए गए कानून चाय बागान के मालिकों के हित में थे। अब जो ब्रिटिश कानून बनाया करते थे वह सर्वव्यापी या समाज को लेकर या आम लोगों को जीवन को अच्छा और सुगम बनाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया करते थे, बल्कि
के अपने फ़ायदे और अपने निजी हित और निजी स्वार्थ और चाय बागानों के जो उद्देश्य हैं, लाभ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो इस तरह के कानून ये बनाया करते थे। उद्योगों पर सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्व था। अब हमने पढ़ा है कि जो एक पूंजीवाद होता है तो इंग्लैंड उसको फॉलो करता था, उसका पालन करता था पूंजीवाद व्यवस्था का। तो यहाँ पर जो पूंजीवाद है यानी कि जो निजी स्वामित्व है, निजी संपत्ति है, उसको बढ़ावा दिया जाता था और सार्वजनिक यानी नियंत्रण में अंग्रेजों को भी कुछ नियंत्रण में चीज़ें हुआ करती थी। जो चाय बागान के श्रमिकों के प्रबंधन की जो जिम्मेदारी नियुक्ति किए गए प्रबंधकों के जिम्मे रहती थी। अब जो अलग अलग मैनेजर जिसे कहते हैं वो नियुक्त किए गए थे अलग अलग मालिकों द्वारा। तो जो मैनेजर है उनका काम हुआ करता था कि वह मजदूर को लेके आएंगे और मजदूर को काम करवाएंगे और मजदूर को तनख्वाह देंगे, पगार देंगे। तो ये सभी काम जो थे मजदूर या मैनेजर या प्रबंधक किया करते थे। इन प्रबंधकों का जीवन जो है, जीवन शैली है इनकी जो विलासितापूर्ण थी और बड़े बड़े बंगलों तथा बगीचों के बीच रहते थे और जिनकी देखरेख श्रमिकों के द्वारा की जाती थी। अब जो ये मैनेजर्स थे, प्रबंधक थे, इनका जो जीवन था बहुत ही विलासिता का था, बहुत ही अमीर ज़्यादापन था इनकी, झलकता था इनकी रहन सहन में। और बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, बंगलों के आगे और पीछे गार्डन हुआ करते थे और वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए श्रमिक लगाए जाते थे और इनकी देखभाल करने के लिए माली और घरों के जो नौकर हैं वो लगवाए हुए रहते थे। तो बहुत ही आलीशान जीवन जीते थे यहाँ। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। अब हम औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने किस तरह से औद्योगिकरण को अपनाया और किस नीति को अपनाया गया। नेहरू तथा उनके मंत्रियों ने यह समझा कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ते हुए भारत की संपदा को खाली कर दिया है। अब जो नेहरू को लगा कि उस समय सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का इतना अभाव होने के कारण चीज़ें स्पष्टता से पता नहीं लग पाती थी। तो नेहरू को भी ऐसा लगा कि अंग्रेज 200 साल, लगभग 150 से 200 सालों तक उन्होंने राज किया हमारे देश पे, तो उन्होंने हमारे सभी जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन जमकर किया। और ऐसा है भी कि उन्होंने जमकर किया, लेकिन उसके अतिरिक्त और उनके इतने जमकर और बेशुमार दोहन करने के बाद भी हमारे पास बहुत से संसाधन आज़ादी के बाद भी बचे रह गए। तो लेकिन नेहरू को ऐसा लगा कि जो हमारे संसाधन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया। अब जो नेहरू थे उन्होंने उद्योग लगाओ की नीति को अपनाया, यानी कि उन्होंने उद्योगों को लगाने के लिए और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अच्छा समझा। नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बताया। अब उनका मानना था कि जो बांध हैं वही तो हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हमें रोजगार मिलता है, बाढ़ पर नियंत्रण मिलता है, जल विद्युत पैदा होती है। अब इन सभी का जितना हमें लाभ मिलता है तो ये एक तरह से मंदिर ही हुआ। अब नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभाव। अब जो किस तरह से आज़ादी के बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभाव रहा है उसको हम जानेंगे। लोगों का जो काम के लिए पलायन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ हुआ और इसका कारण उच्च जीवन स्तर की तलाश तथा अपनी पहचान को गुप्त रखना भी था। अब जो आज़ादी के, हम तो जानते हैं कि अंग्रेजों जब से अंग्रेज आए और थोड़ा सा आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण जो शुरू हुआ बम्बई, मद्रास, चेन्नई में, तभी से जो ग्रामीण क्षेत्रों से है पलायन मजदूरों का इन 3 मुख्य केंद्रों में होने लगा था। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भी अलग अलग जो प्रमुख केंद्र हैं उभरने लगे, सामने आए। तो ऐसे में अंग्रेज जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण श्रम है, वो उसका पलायन भी शहरों की तरफ होता चला गया। तो इसका एक कारण यह भी था कि जो उच्च जीवन स्तर है वो लोगों को अच्छा लगता है, तो उच्च स्तर जो है जीवन का वो शहरों में ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें शहरों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और निश्चित रोजगार की व्यवस्था शहरों में सुनिश्चित हो पाती है। तो इस जो उच्च जीवन स्तर जीने की जो लालसा है वह लोगों को शहरों तक खींच लाती है। जो यह प्रवासन है उसके क्या पहलू हैं, सामाजिक कारण जो हैं उसके क्या हैं। तो अपनी पहचान को गुप्त रखना। अब जो गांव है, गांव देहात है, वहाँ पर जो निम्न समझी जाने वाली जातियाँ हैं या अस्पृश्य जातियाँ हैं, जो जिन्हें समझा जाता है वो है नहीं, तो उनको क्या कहते हैं, समाज जीने नहीं देता है। ताने लोगों का सुनना, लोगों की जो है डांट सुनना या काम नहीं मिल पाना अपनी जाति निम्न होने के कारण, तो ऐसे लोग अगर शहर में आते हैं तो उनकी जाति कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में वह अपनी जाति की पहचान को गुप्त रख सकते हैं, छुपा सकते हैं और बेहतर काम के विकल्प खोज सकते हैं, है ना। तो आर्थिक कारण, जो बेहतर कार्य के अवसर और बेहतर जीवन स्तर, इकोनॉमिक्स जो फैक्टर्स हैं क्या हैं कि जो बेहतर हमें काम मिलेगा तो हम अपना बेहतर जीवन जी पाएंगे। गांव में बेहतर काम नहीं मिल पाता है तो लोगों का जीवन स्तर भी निम्न होता है, यही एक कारण है। अब निवासियों तथा प्रवासियों के बीच का संघर्ष। अब जो पलायन करके लोग शहरों में आए और शहरों में जो पहले से ही रह रहे मूल निवासी थे उनके बीच में एक तरह का संघर्ष पैदा हुआ। यह संघर्ष क्या था? यह संघर्ष था अपनी स्वायत्तता गंवाने का। यानी कि जब प्रवासी लोग शहरी इलाकों में जाने लगे तो वहाँ के निवासियों में इस बात की चिंता बढ़ गई कि उन्होंने अपने रोजगार के अवसरों तथा आवास सुविधाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लोगों को यह भय था, जो मूल निवासी शहर में थे उनको था कि हमारा जो रोजगार है वो कम होने लगेगा, हमारे लिए रोजगार नहीं बचेगा और हमारे लिए जो रहने के लिए ज़मीन है, जगह है, घर है, वो कम पड़ जाएंगे एक न एक दिन। तो इस बात का उनको डर था। इस बात को लेकर प्रवासियों और निवासियों के बीच में संघर्ष हो जाता था।
और मुख्य नगर एवं उपनगर, अब जो मुख्य नगर हुआ करते थे उनके आसपास जो उपनगर हैं वो विकसित होने लगे। जैसे कि मुख्यतः नगर का हिस्सा होने के कारण उपनगर इससे जुड़ गए। अब उपनगर जो मुख्य नगर का हिस्सा होने के कारण उससे जुड़ते चले गए, जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु आदि, न केवल चेन्नई तथा बेंगलुरु में बल्कि दिल्ली जैसे महानगर से भी उसके उपनगर, जैसे कि अब दिल्ली, यह उपनगर यानी कि नगर के आसपास स्थित जो कस्बे हैं या नगर हैं कह लें उन्हें, वह भी एक शहर की बन जाते हैं एक ना एक दिन, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, है ना, ये सभी, तथा मुंबई एवं कोलकाता जैसे महानगर भी उपनगरों से जुड़े हुए हैं। और मुंबई, कोलकाता में भी आसपास भी बहुत से उपनगर स्थित हैं। तो अब उपनगर के निर्माण कैसे होता है, उपनगर जो है ये बनते कैसे हैं। उपनगर जो है मुख्य जो लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, एक मुख्य नगर में काम के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहना और उनका जीवन जीना आसान इतना नहीं होता जितना सोचकर वह अपने गाँव को छोड़कर आते हैं। उनको रहने के लिए फिर अपनी जगह तलाशनी पड़ती है, या तो वह महंगे किराए भरें घरों के, या वह गंदी झोपड़ियों झुग्गियों में रहें, एक विकल्प होता है। लेकिन अगर कोई महंगा, जो उस शहर में महंगे किराए हैं, महंगे बिजली पानी नहीं भर पाते हैं, तो शहर के आसपास स्थित कस्बों या गांव में बस जाते हैं, तो उनको वहाँ सस्ता किराया और सस्ता मकान मिल जाता है। और एक दिन वही जो गांव कस्बे हैं एक दिन उपनगर के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर लोग रहने लगते हैं बड़े स्तर पर, और उन लोगों के पास पैसा आने लगता है, क्योंकि वो मुख्य नगर में अच्छे काम पर हैं, तो वहाँ पर आसपास स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी खुलने लगती हैं। तो ऐसे में उस उपनगर का विकास भी महानगर के साथ साथ होने लगता है। तो इस तरह से जो है यह उपनगर का निर्माण होता है। तो हमने विस्तार से समझ लिया अपने इस अध्याय को।